नमस्कार दोस्तों। इज़राइल का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना वो भी अभी कुछ दिनों पहले जान गए होंगे कि जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन में युद्ध चल रहा था कि इज़राइल किस तरह से आतंकवादी हमलों का बदला लेता है। इज़राइल की एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे, जिसे कि बहुत ही खूंखार बताया जाता है। मोसाद ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। उसके बारे में और भी कम लोग जानते होंगे। इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या ट्विस्ट इसमें आए, इसके बारे में कम लोग जानते होंगे। और इसके बाद वर्ल्ड का क्या रिएक्शन रहा, इसके बारे में तो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आज आपको ये सब बातें डिटेल से बताएंगे। आप बने रहिए साथ में और इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पूरे ध्यान से सुनिए। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड को ऑपरेशन बेयोनेट भी कहा जाता है। इस ऑपरेशन को शुरू करने वाले थे इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मीर, द आयरन लेडी, जिनकी उम्र उस समय 75 वर्ष थी 1972 में। और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया इजराइल की खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद ने। हुआ यूं कि 1972 में इजराइल के 11 खिलाड़ी ओलंपिक खेलने जर्मनी के म्यूनिक शहर में गए थे और वहां पर फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के ब्लैक सितंबर ग्रुप ने प्लानिंग करके इजराइल के सभी 11 के 11 खिलाड़ियों को मौत की घाट उतार डाला, जिसे म्यूनिक मैसेकर भी कहा जाता है। इस घटना के 48 घंटों के भीतर ही इजराइल ने PLO के सीरिया और लेबनान स्थित 10 कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर बम्बार्डिंग की, जिसमें 200 आतंकवादी कुछ आम नागरिकों सहित मारे गए। इस आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए और भविष्य में ऐसा करने की फिर किसी की हिम्मत ना हो, इस उद्देश्य से आयरन लेडी ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप, जिसमें आतंकवादी हमले में शामिल सभी 35 आरोपियों को, जो कि पूरी दुनिया में फैल गए थे और छिप गए थे, ढूंढ ढूंढ कर मारना था। मोसाद एजेंट्स प्रत्येक आरोपी को पूरी दुनिया में ढूंढ कर मारते थे और उसके शरीर में 11 गोली ही मारते थे, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को ही मारा था। मोसाद एजेंट्स लेटर बम का इस्तेमाल करते थे, मतलब टारगेट को मारने से पहले उसके पास एक बुके भेजते थे जिसमें एक चिट्ठी होती थी। उस चिट्ठी पर लिखा रहता था, ए रिमाइंडर, वी डू नॉट फॉरगेट और फॉरगिव, यानी ये याद दिलाने के लिए कि हम भूलते नहीं हैं और माफ़ भी नहीं करते। उसके साथ ही उस टारगेट के फैमिली को भी एक बुके मिलता था जिस पर शोक संदेश लिखा रहता था, और ये चिट्ठी रहती थी जिस पर लिखा रहता था, ए रिमाइंडर, वी डू नॉट फॉरगेट और फॉरगिव। मोसाद एजेंट्स साइकोलॉजिकल वार टैक्टिक्स का उपयोग करते थे, यानी जिसमें जीवित टारगेट को मरा हुआ बताकर उसके समाचार चलाए जाते थे और उसका मनोबल कम कर दिया जाता था। इजराइल की पब्लिक का प्रेशर और जर्मनी द्वारा आरोपियों को कुछ ही महीनों में छोड़ दिया जाना, क्योंकि म्यूनिक मैसेकर के बाद जर्मनी की पुलिस ने 8 में से जिन 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया था, उन 3 आतंकवादियों के नाम जमाल अल-गशे, अदनान अल-गशे और मोहम्मद सफाडी। लेकिन आतंकवादियों ने लुफ्थांसा फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था और उसके बाद इन 3 आतंकवादियों को छोड़ देना पड़ा, जो लीबिया में जाकर उसके बाद कहीं छिप गए थे। उसके बाद गोल्डा मीर का धैर्य जवाब दे गया और उन्हें इस ऑपरेशन को शुरू करने का कदम उठाना पड़ा, क्योंकि इजराइल की जनता बहुत अधिक गुस्से में थी। फॉर्मर डेप्यूटी हेड ऑफ मोसाद के अनुसार ऑपरेशन का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था, बदला तो हम पहले भी ले चुके थे, लेकिन आतंकवादियों को आतंकित करना था। इसलिए हमने उन्हें बस ऐसे ही राह चलते गोली नहीं मारी। यह तो बहुत ही आसान काम होता है हमारे लिए। यह ऑपरेशन पूरा भी करना था, लेकिन यह भी गुप्त रखना था कि यह सब हत्याएं इजराइल करवा रहा है। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था। गोल्डा मीर ने एक कमेटी एक्स का गठन किया। कमेटी का पहला काम था हिट लिस्ट बनाना, जिसमें ब्लैक सितंबर के अलावा PLO के मेंबर भी शामिल थे। लिस्ट बनाने में मोसाद के गुप्तचर, जो कि PLO में काम करते थे, और यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हेल्प ली गई। लिस्ट 20 से 35 की बनी। इसके बाद अगला काम था टारगेट्स की लोकेशन ट्रैक करना और उन्हें शूट करना। यह ऑपरेशन कहा जाता है कि लगभग 20 सालों तक चला, जिसमें 1972 से लेकर उसके बाद 20 सालों तक लगातार टारगेट्स को ढूंढ कर उनकी हत्याएं की गई। किसी को गोली मारकर,
किसी को 12 गोली दिल में मारी गई, किसी को 12 गोली सिर में मारी गई, किसी को 4 गोली सिर में मारी गई, किसी को बम से उड़ाया गया। 73 में ब्लैक सितंबर को हथियार सप्लाई करने वाले बासिल अल कुबैसी, जो कि एक लॉ प्रोफेसर था, पेरिस में 12 गोलियां दिल में और सिर में बहुत ही सफाई से मारी गई। मोसाद के 3 टारगेट लेबनान में बहुत ही सुरक्षा वाले घरों में रह रहे थे और उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, इसलिए उनके लिए एक अलग से सब ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ, और इन तीनों की बाद में 1973 में ही हत्या कर दी गई। एक घटना लिलेहमर अफेयर के दौरान गलती से 5-7 अन्य हत्याएं हो गई अली हसन सलालेह को ढूंढने में, और इस कारण लिलेहमर अफेयर में गलती के कारण गोल्डा मीर को वैश्विक विरोध झेलना पड़ा और ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड को स्थगित करना पड़ा। और जो भी मोसाद एजेंट्स स्थानीय पुलिसों द्वारा अलग अलग देशों में पकड़े गए थे, उस कारण पूरे यूरोप भर की उसकी मोसाद की संपत्ति जब्त हो गई। बहुत सारे एजेंट्स को मृत्युदंड दिया गया और मोसाद के काम करने के तरीके भी सार्वजनिक हो गए। और फिर 5 साल बाद नए प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन ने उसी ऑपरेशन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया और बचे हुए टारगेट्स को और भी बड़े स्तर पर ढूंढ कर मारने का काम शुरू किया गया। अली हसन सलालेह, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, और कुछ अन्य लोग मारे गए थे, को आखिरकार 5 असफल प्रयासों के बाद फॉक्सवैगन कार में एक्सप्लोजिव रखकर बड़ी मशक्कत के बाद उड़ा दिया गया। कार में बैठे सभी लोग मारे गए। इसके अलावा अन्य बहुत सी हत्याएं और बम धमाके हुए और कुछ जिसमें बहुत सारे टारगेट्स मारे गए। इनके बारे में लोग कंफर्म नहीं है कि ये सब मोसाद ने ही किया था या किसी और ने। आखिरकार ये ऑपरेशन था तो खुफिया ही। गोल्डा मीर ने बहुत ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया था और इसके परिणाम भी, रिएक्शंस भी इसी तरह के आने थे। तो कई बार गोल्डा मीर की भी हत्या की कोशिशें की गई, पर वो लोग हर बार असफल ही रहे। PLO के ब्लैक सितंबर मेंबर्स ने इजरायली एम्बेसी को हाईजैक किया, जिसमें 4 मेंबर थे। उन्होंने 12 लोगों को बंधक बनाया और 36 लोगों को रिहा करने की मांग की, लेकिन उनकी शर्त नहीं मानी गई लेकिन उन्हें सेफ पैसेज निकलने के लिए दे दिया गया। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड का ऐसा जलवा रहा पूरी दुनिया में कि सारी दुनिया के आतंकवादी दहल गए और अरब देशों का ये रिएक्शन रहा। उन्होंने PLO को स्पष्ट हिदायत दे दी कि अब इजराइल के ऊपर किसी भी प्रकार का आपको अटैक नहीं करना है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपके पास लाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।